हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आपने पिछले सीरीज जरूर देखे होंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, जिसमें हमने आपको अध्याय 27 कवर किया था आपके लिए, और आज हम 28 यानी कि 28वें अध्याय में हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इसलिए तो 28वें क्लास में हैं हम लोग, और ये 28वां अध्याय है, सॉरी, और क्लास जो है 53 है। इसमें अगर टॉपिक देखेंगे तो क्या है, देशी रियासतों में आज़ादी की लड़ाई। इससे पहले आपने किसान आंदोलन देखे, इससे पहले आपने किसान आंदोलन देखे। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, पहले जरूर इस चीज को भी जा करके देखें। ये 2 टॉपिक मैंने कवर किए थे इसके अंदर, 2 दिन में कवर किया था इसको, जरूर जाकर देखें। इसके पहले हमने आपको कांग्रेस का जो शासन है कुछ प्रांतों में जो चला था 1937 से 39 के बीच में, उसकी एक लंबी कवरेज दी थी। इसके पहले मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया था। तो कुल मिलाकर के एक सीक्वेंस वहां तक गया जहां तक भारत की आजादी आप देख सकते थे। इसमें बीच बीच में मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव भी बताए अलग अलग समयों में। इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन तक सारी चीजें आपने, है ना। अब यहाँ पे अध्याय 28 जो है ये कह रहा है देशी रियासतों में आजादी की लड़ाई। देखिए, भारत में जब स्वतंत्रता संघर्ष विभिन्न माध्यमों से चल रहा है, ये सब विभिन्न माध्यम है स्वतंत्रता संघर्ष के, तो कौन सा भारत स्वतंत्र हो रहा है ये हमें समझना है। जो भारत स्वतंत्र हो रहा है उस भारत में आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के शासन प्रणाली है उस समय, जिस समय आजादी की मांग तेज है। 2 प्रकार की शासन प्रणाली है। एक तो ब्रिटिश प्रांत के रूप में है, और दूसरा जो है देसी रियासत के तौर पर है, देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत में कुछ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, परिषद के द्वारा, गवर्नर के अधीन शासन चल रहा है, और कई जगहों पर आप देखेंगे तो यहां पर प्रिंसली स्टेट, ये माफ कीजिएगा, ब्रिटिश प्रांत में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो सीधे तौर पर, जैसे आज की केंद्र शासन की सरकार है, उसी प्रकार की सरकार आपको 4 अन्य जगहों पर यहां पर देखने को मिलती है, जहां पर सीधा वायसराय का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, वायसराय का इंटरफियर देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रांत मिला करके बनाए गए थे। तो 2 तरीके का गवर्नरशिप है। तो इसको हम टोटल मिलाकर के बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, इसको हम बोलते हैं देसी रियासत, और ये पूरे भारत में इसी तरीके से शासन की व्यवस्था चल रही है। इन्हीं देसी रियासतों की बात करी जा रही है कि ये तो राजाओं के अधीन हुआ करते थे, ये तो राजाओं के अधीन थे। तो इनमें ब्रिटिशर्स का शासन नहीं है। हमें तो अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ देशी रियासत वाले हिस्से में देशी रियासतें भी समाप्त होंगी। रियासत का वर्चस्व जो है वो समाप्त होगा। जैसे अन्य जगहों पर जनता का शासन चलेगा, वैसे वहां पर भी। ये बात सबको समझ में आ गई? इसी पर डिस्कशन हमें करना है। डिस्कशन को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। पॉलिटी वीकली, करंट अफेयर्स का वीकली प्रोग्राम है पॉलिटी के लिए, जो मैं आपको प्रस्तुत करता हूं एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे एट 6 PM। पिछले रविवार शाम को 6 बजे इसको प्रसारित किया गया था। आप 7 बजे प्रसारित हुआ था, हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हमने अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को कवर किया था। चलिए, अब हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो आइए एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देशी रियासतों की एक तो बात हो रही है। तो जब देशी रियासतों की बात हो रही है तो भाई देशी रियासतें जो हैं उस समय भारत में इनकी अवस्थिति देखें तो संपूर्ण भारत का लगभग 25% गवर्नेंस जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के माध्यम से चल रहा है, देशी रियासतों के माध्यम से चल रहा है। 1/4 हिस्सा
अब इसको और ज्यादा क्लियरली समझ लेना है कि ये क्या मतलब है इसका। यहां पर देशी रियासतों का मतलब ये है, जब 1858 का एक्ट पारित हुआ, 1858 के एक्ट में, उससे पहले आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तमाम सारी रियासतों को ब्रिटिश सरकार में शामिल कर लिया गया था और भी आगे कंटिन्यू किए जाने का प्रयास था। यहां पर यह हुआ कि जो रियासतें हैं, रियासतें जो हैं वो स्वतंत्र शासन करेंगी, उसमें ब्रिटिशर्स इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन इन रियासतों को सुप्रीमेसी स्वीकार करनी पड़ेगी। अधीनस्थता जो है किसकी रहेगी? अधीनस्थ रहेंगे, अधीनस्थ रहेंगे ये किसके? ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये स्वतंत्र राज्य रहेंगे। ये देशी रियासतें थी, यानी उनको ब्रिटिश संप्रभुता जो है स्वीकार करनी होगी। और इसके बदले ब्रिटिशर्स ऐसी रियासतों को आंतरिक या बाह्य, आंतरिक या फिर बाह्य दोनों प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो आपको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता अगर होगी तो इस सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो ब्रिटिश सरकार करेगी। इसलिए आप क्राउन के अधीन रह करके शासन करेंगे। अब इन रियासतों में कुछ बड़ी रियासतें हैं, कुछ छोटी रियासतें हैं। जैसे आप देखेंगे जूनागढ़ है, कश्मीर है, ठीक है, हैदराबाद है, भोपाल है, ऐसे करके कुछ बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। कुछ रियासतें इतनी बड़ी थी, कहा गया कि उनका राजत्व इतना बड़ा है कि एशियन या यूरोपियन कंट्रीज के बराबर हो सकते थे वो कई सारे। कुछ छोटी छोटी रियासतें हैं जिसमें 1,000 के आसपास की जनसंख्या का निवास हो रहा है, पर बहुत सारी रियासतें थीं। अब इन रियासतों में जो शासन प्रणाली है, जो कि हमने कहा कि इनमें राजाओं का शासन चल रहा है, राजा जो है यहां पर शासन है, शासक राजा है यहां पर, अभी भी स्वतंत्र सरकारें हैं, राजाओं की स्वतंत्र राजशाही चल रही है। लेकिन ये राजशाही, अच्छा राजशाही है तो इनका राजकोष भी होगा अलग। ये अन्य जो भारतीय शेष भारत का जो हिस्सा है उसके कोष से बिल्कुल पृथक होंगे, इनका अपना राजकोष होगा। ये जो राजकोष है, इसमें जो धन आएगा, इसका उपयोग ये निरंकुश तरीके से करते हैं, स्वेच्छाचारी हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से इनको प्रोटेक्शन क्योंकि प्राप्त है, तो हमेशा ये ब्रिटिशर्स के हितकारी के तौर पर देखे जाते थे। मैक्सिमम की बात अगर करी जाए तो ऐसा ही था, अधिकतम की बात करी जाए तो। अब जब मैं कह रहा हूं कि अधिकतम की बात, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ राज्य ऐसा नहीं भी करते थे, ये भी बात भी होगी। ज्यादातर निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे, तो उनमें लगान की दरें बहुत ऊंची हुआ करती थी। अगर इसकी तुलना ब्रिटिश भारत से करी जाए, ब्रिटिश भारत का मतलब समझ रहे हैं ना? ब्रिटिश भारत का मतलब वो वाला प्रांत जिसपे ब्रिटिश गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर या फिर वायसराय जो है, इसका सीधा शासन है, वो वाला हिस्सा है। वहां पे जो लगान की दरें हुआ करती थी, उनसे ज्यादा लगान की दरें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन्हें अपना राजकोष ज्यादा से ज्यादा भरना है। उसका एक कारण यह भी है कि यार इस राजकोष में से कुछ रेवेन्यू, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी यूज कर लेते थे, ब्रिटिशर्स उनकी सुरक्षा के बदले तमाम खर्चा करवा लेते थे, तो उन्हें अपना राजकोष बढ़ाने के लिए अधिक लगान तो वसूलना होता ही था। तो वहां पर लोगों की दशा बहुत ज्यादा दयनीय है। ब्रिटिश भारत में कानूनी व्यवस्था है, इसलिए अपेक्षाकृत वहां पर लगान कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सुकून भरे स्टेट हैं। ये तो आपको मालूम है, अगर सुकून भरे स्टेट होते ही तो स्वतंत्रता संघर्ष चल ही क्यों रहा होता, वो शासन हम लोग को स्वीकार रहता। अब एक तो ये बात हुई कि इनके मतलब इनके यहां लगान ज्यादा है। दूसरा, इस राजकोष का उपयोग जो लोग करते थे, निरंकुशता का एक और उदाहरण है, राजकोष का अधिकतर उपयोग इन राजाओं में से अधिकतर राजाओं का यही काम होता था कि वो राग, रंग, लिप्सा और अन्य तमाम सारे जो दिखावे हैं, एक राजसी दिखावे टाइप की जो चीजें हैं, उस पर बहुत खर्चा करते थे।
अपव्यय जो है, उस अपव्यय पर बहुत ज्यादा ध्यान जाया करता था, वो भी राजकीय अपव्यय हुआ करते थे। वो कभी भी राजकोष जो होता है, राजकोष का उपयोग राज्य हित में, प्रजा हित में लगाया जाता है। प्रजा तो कर दे रही है कैसे भी कैसे करके, खून पसीना सब बहा करके, लेकिन उसका उपयोग जो है वो शाही बर्ताव में खर्च हो रहे हैं। तो ये सब चीजों की व्यवस्था थी, और उसका परिणाम क्या था? कहीं कोई किसी प्रकार का उन्नत के कोई मार्ग नहीं, ना उन्नत के कोई विचार, ना शिक्षा प्रणाली कोई तंत्र, ना व्यवसायिक प्रणाली का कोई तंत्र। ज्यादातर जो राजाओं के सामंत या फिर जो एजेंट्स हुआ करते थे, उनमें में से ज्यादातर तो वही ये सारा काम करते थे, निपटाते थे। उनके हाथ में बागडोर होती थी और वो मनचाहा व्यवहार करते थे। परंतु कुछ राज्यों में ऐसा था कि वो कभी कभार कुछ सुधार के कानून लागू करते थे, सुधार की प्रणालियां लागू करते थे। तो कई बार राजाओं से ही उनको अनुमति नहीं मिलती थी, और कई बार अंग्रेज जो है तीखी नजर रखते थे। कुल मिलाकर के ऐसे अधिकतर राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जो दशा है, यह दशा दयनीय थी। यह दशा कैसी है? दयनीय है। इसके काफी हद तक जिम्मेदार यहां के प्रधान शासक यानी कि राजा हैं, लेकिन पूरी तरीके से जिम्मेदार वो नहीं है। इसके कुछ जिम्मेदार या काफी हद तक जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार भी है। ब्रिटिश सरकार भी है, क्योंकि ब्रिटिश सरकारें जो हैं वो इन राजाओं का उपयोग ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत वाले जो प्रांत हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जहां पर होती थी, उन वाले राज्यों की बात करें, उन राज्यों में जो राष्ट्रीय संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों के खिलाफ इन राजाओं की शक्तियों का प्रयोग वो करते थे। अगर वहां एक यूनियन बन रहा है तो ब्रिटिश सरकार के पास भी इन राजाओं का एक यूनियन है, वो भी भारतीय हैं। तो आसान नहीं होता था इस संघर्ष को आगे बढ़ा पाना। ब्रिटिशर्स ने बड़ी चतुराई से इन लोगों का हमेशा से प्रयोग जारी रखा। कैसे जारी रखा, ये उस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक और डिस्कशन करते हैं आपसे। P2I का जो बैच है, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का, बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं इसमें। देखिए, लाइव क्लासेस तो सब जगह मिलती ही हैं, बट ऑब्वियस है यहां पर भी मिल रही है, लेकिन लाइव क्लासेस के लिए लोग अलग अलग जो चरण हैं परीक्षा के, उसके लिए अलग अलग कई बार क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मसलन कई जगहों पर स्टूडेंट्स को समस्या आती है कि जीएस का बैच लिया है तो उसमें सिर्फ जीएस पढ़ने को मिल रहा है। अब उन्हें प्रीलिम्स के लिए सीसेट की तैयारी करनी है, तो उसके लिए वो अलग बैच परचेज करें। ऐसा क्यों भाई? नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें करंट अफेयर्स के लिए कुछ चीजें पढ़नी है, तो करंट अफेयर्स के लिए उन्हें अलग किसी ना किसी बैच से एनरोल कई बार स्टूडेंट्स को होना पड़ता है। यहां ये सारी चीजें नहीं है, यहां सारी चीजें कंबाइंडली आपको मिल रही हैं, एकदम जीएस की क्लासेस, और ये सब लाइव क्लासेस मिलेंगी, ये सब लाइव क्लासेस। मजे की बात यह है कि 2026 के लिए जो टारगेटेड बैच है, अपेक्षाकृत बच्चे जो हैं वो इस समय ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद मालूम है कि एग्जैक्टली नवंबर दिसंबर उन अच्छे समयों में अंतिम समय है जब हमें 2026 की तैयारी शुरू से शुरू कर देनी चाहिए। उन अच्छे समयों में से एक है। अब 2 महीने बाद भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा गति तेज करनी पड़ेगी, गति तो बढ़ानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से ये बैच तेजी से फिल हो रहा है, और इसी वजह से इस बैच की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। 15 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है, और इसमें आसानी से आप लोग एनरोल हो सकें, इसलिए आप लोगों को एक डिस्काउंट के तौर पर एक अच्छा सा एक सेल भी दिया जा रहा है, जो कि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है, जो 15 नवंबर तक ही चलेगा, जिस समय तक इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। तो देर मत कीजिए, लिंक नीचे दिया है, क्लिक कीजिए, वहां पर बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाइए, और बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाकर के अवेलेबल ऑफर्स में विरद लाइव लिख दीजिए। पहले से अवेलेबल जो ऑफर्स हैं उस पर क्लिक मत कीजिए, किसी भी दूसरे कोड को मत लगाइए, इसी को लगाइए, विरद लाइव कोड को, ठीक है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी पे मिल जाएगा, इसी पे मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर संपर्क करें। अब
इसमें आपको 18 किताबों का सेट भी मिलेगा। ये 2025 के लिए बैच है, अगर लेना चाहता है कोई 2025 का बैच अभी भी तो ले सकता है। इसमें भी सेट ऑफ 18 बुक्स आपको मिलेंगे और सारे फीचर्स मिलेंगे। बैचेस थोड़े ज़्यादा इसमें चलेंगे एक दिन में, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, विरद लाइव कोड लगाते ही आपको 17,999 में मिल जाएगा। अगर आप केवल बुक्स इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो बुक्स के लिए सिलेक्शन बॉक्स है, बुक्स के अलावा स्टडी मटेरियल भी इसमें अवेलेबल है, तो आप स्टडी मटेरियल के साथ इसको परचेज कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो आप विरद लाइव। अब देखिए क्या होता था कि जो देसी रियासतें हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए काफी यूजफुल रहती थी, वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। पर देशी रियासतें थी तो देसी ही, भारतीय थी, राजशासक भी भारतीय थे, तो कई भारतीय शासक भी भारत की तरफ से निस्संदेह सोचते थे। हमेशा वो ब्रिटिशर्स के हितकारी हों ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे थे जो अपने अपने जो राज्य हैं उसमें डेवलपमेंट का काम करना जानते थे, चाहते थे। कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ठीक है, इस तरीके का डेवलपमेंट वो करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स अक्सर ऐसी सहायता वहां पर देने से रोकते थे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर भी ब्रिटिशर्स के लिए जागरूकता आ जाएगी उनके खिलाफ, और देसी रियासतों की जनता भी बगावत करके अपने राजा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ी हो सकती है। इसलिए ब्रिटिशर्स कभी भी ऐसा सपोर्ट यहां पे नहीं करते थे। फिर भी कई जगहों पर सुधार के कार्यक्रम लागू किए जाते थे, और जहां जहां पर भी सुधार के कार्यक्रम कभी अगर किसी राजा ने लागू किए तो उस राजा के खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी तीखी नजर हो जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी तिरछी नजर हो जाती थी, मतलब उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर देते थे, उसको शक की निगाह से देखना शुरू कर देते थे। जैसे बड़ौदा रियासत ने, मैसूर रियासत ने अपने राज्य में कई प्रकार के शैक्षणिक कृषि संबंधी एवं व्यावसायिक औद्योगिक विकास जो है वो करने का काम किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद। तो कुछ रियासतें थी जो इस तरीके से काम करती थी, कर लेती थी। फिर भी अब ब्रिटिश इंडिया वाला जो क्षेत्र है, यानी रियासतों के अतिरिक्त वाला शेष भारत का जो हिस्सा है, शेष भारत में जैसा कि आपको मालूम है लगातार राष्ट्रीय चरित्र के आंदोलन चलते थे, जो ब्रिटिशर्स से अलग, उनसे मुक्त सरकार का आह्वान अब करना शुरू कर चुके थे। और इसकी शुरुआत में इस सरकार के अंदर ही भारतीयों को लोकतंत्र, उनके नागरिक अधिकार और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो, इस तरीके की मांग के साथ इन चीजों की शुरुआत की गई थी। और ब्रिटिशर्स ने इन मांगों को पूरा करने के भी कई बार दिखावे किए, चाहे वो 1906 का एक्ट, 1909 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो। इन सब में इस तरीके के दिखावे अक्सर जो है वो किए जाते थे कि हाँ हम आपकी मांग पूरी कर रहे हैं। तो उससे पहले 1892 के एक्ट में भी वही किया गया था। तो कहने का मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस तरीके से हम इन चीजों की मांग के साथ अपने आंदोलन को शुरू कर चुके थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में अगर हम देखें, एक और चीज है जो इस राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ा रही है और रियासत में इस आंदोलन के प्रभावों को छिड़कने का प्रयास कर रही है। वो एक जो कड़ी है, वो कड़ी वो वाली कड़ी है जो उग्र विचारवादियों की है, क्रांतिकारियों की है। ज्यादातर क्रांतिकारियों ने, उग्र विचारवादियों ने ब्रिटिश प्रोविंसेस में उग्रवाद का काम किया और ब्रिटिश सरकार को भयभीत किया। इससे ब्रिटिश सरकार ने कई बार दमनात्मक कार्रवाई की और अपने आप को बचाने के लिए इन्हें उन प्रोविंसेस को कई बार छोड़ना पड़ा, इन क्रांतिकारियों या फिर उग्र विचारवादियों को। तो ये विचारवादी जब रियासतों में जाते थे, वहां पर रुकते थे, तो क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ जागरूक लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा के थे, तो रियासतों में भी जाकर के, इस देशी रियासतों में भी जाकर के अपने विचारों से क्या करते थे, अपने विचारों से रियासतों के जो नागरिक हैं, रियासतों के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को ब्रिटिशर्स के प्रति क्या करते थे, जागरूक करते थे। ब्रिटिशर्स के प्रति जागरूक करने का मतलब
कि क्या है वास्तविकता ब्रिटिशर्स की। आपको लगता है कि आपके राजा अत्याचार कर रहे हैं, वास्तविक बात यह है कि ब्रिटिशर्स ये ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें। इसी बीच 1920 का असहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाता है और कई जगहों पर जन संगठन बनने शुरू होते हैं। इनफैक्ट रियासती इलाकों में भी, रियासतें जो हैं वहां पर भी कई प्रकार के जन संगठन बनने को शुरू हो जाते हैं और कई प्रकार की जो जनता है वो इन रियासतों में जन संगठनों का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। वो यहां की रियासतें हैं, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवानगर, काठियावाड़, इन सब जगहों पर जो रियासतों का जन संगठन बना, इन्हें जो स्टेट है, राज्य जन संगठन के तौर पर जाना गया। इनको कहा जाता था राज्य जन संगठन, या इनको राज्य जन कॉन्फ्रेंस भी कहते थे, राज्य जन कॉन्फ्रेंस, स्टेट पब्लिक कॉन्फ्रेंस। ऐसे कई सारे स्टेट पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस हुए अलग अलग जगहों पे और फाइनली 1927 में तमाम सारी रियासतों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा राज्य जन सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें 700 राजनीतिक कार्यकर्ता रियासतों से पहुंचे थे, रियासतों वाले इलाके से पहुंचे थे। धीमी सही शुरुआत हो चुकी थी जागरूकता अभियान की इन रियासती इलाकों में, और यह जरूरत भी थी कि यहां की जनता स्वयं जागरूक हो और भारत के साथ अन्य राष्ट्रीय संघर्ष से मिलकर के काम आगे बढ़ाए। इन तरीके के रियासतों के जो आंदोलन हुए या जो सम्मेलन हुए, उसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर, ऐसे कुछ नेतृत्वकर्ताओं के नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। 1920 में कांग्रेस ने भी देसी रियासतों को लेकर के कुछ नीति जो है वो फॉलो करनी शुरू करी। वास्तविक रूप में 1920 तक अगर हम देखें तो देसी रियासतें जो हैं, इन रियासतों की जो जनता है वह जागरूक है क्या ये जनता जागरूक है? आपका उत्तर होगा नहीं, ये जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि यहां की जनता ब्रिटिशर्स को नहीं जानती। उन पर तो भारतीय शासक, उनके जो राजा हैं, उनका शासन चल रहा है। वो उन राजाओं के अत्याचार यानी कि बुरे व्यवहार से परेशान होंगे, या फिर कुछ जगहों पर राजाओं का अच्छा व्यवहार होगा, वो उसके ऊपर नहीं जानते। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं जानते, बहुत अच्छी तरीके से जो जानते हैं वो शेष भारत के जो जनता है वो जानती है। पर ये कोई बाउंड्री तो थी नहीं कि शेष भारत की जनता रियासतों की जनता से मिल करके जागरूक नहीं हो सकती। अब जागरूक हो, और जो जागरूक ना हो पाए इसके लिए बैरियर का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करती जरूर थी। राजाओं को हिदायत दी जाती थी कि अपनी जनता का ख्याल रखो, वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर ना जा पाए, अपने यहां व्यवस्था करो, अपनी कानून व्यवस्था रखो, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था रखो, सुरक्षा गारंटी हमारी है। उन सबका उद्देश्य होता था कि जनता भड़कने ना पाए कहीं से, ये मुख्य उद्देश्य होता था। लेकिन देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस का जो अगर हम रुख देखें तो कांग्रेस जो है उसने अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करना शुरू किया। अभी तक कांग्रेस में देसी रियासतों के प्रतिनिधि नहीं थे। अभी देसी रियासतों के प्रतिनिधि को लेकर के कांग्रेस ने कुछ पॉलिसीज पे ध्यान देना शुरू किया। अपने इन संगठनों, मतलब इसके पहले मैंने बताया कि कई सारे संगठन तो बनने ही लगे थे, राज्य जन संगठन। तो कांग्रेस ने भी धीरे धीरे हवा चलानी शुरू करी कि जनता को चाहिए कि भले ही वो रियासतों से बिलोंग करते हैं, लेकिन रियासतों में भी जो सरकारें हों, राज्य प्रणाली हो, वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग उन जगहों पर भी की जानी शुरू कर दी गई।
साथ ही साथ इस अधिवेशन में 1920 का अधिवेशन कहां हुआ, एक बात तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में एक बार सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत फेमस अधिवेशन है, क्योंकि आगे चल करके एक आंदोलन हुआ जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसकी परमिशन भी वहीं से मिली थी ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से। तो जरा बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग, क्या नाम है उसका, उस जगह का। कांग्रेस ने एक और मुहिम चलाई कि रियासतों के जो लोग हैं, रियासतों की जो जनता है, वह जनता भी अब क्या बन सकती है, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ने इस जनता को सदस्यता ग्रहण करने को लेकर के कुछ क्या लगाए, कुछ प्रतिबंध भी लगाए, कुछ विशेष प्रकार के उन्होंने क्या लगाने शुरू किए, प्रतिबंध भी लगाने शुरू किए। अब ये प्रतिबंध क्यों और किस प्रकार के थे, उसका रीजन भी समझिए। भाई रियासतें जो हैं इस पे ब्रिटिश सरकार का अधिकार नहीं है, इसमें भारतीय राजाओं का अधिकार है। यहां पे शासक जो है वो भारतीय राजा हैं, यहां पे भारतीय राजा जो है शासक हैं, उनकी राजनीति में इंटरफेयर कैसे कर सकते थे। दूसरा यह भी था कि अगर हमने रियासतों की जनता को यहां पर आकर के अपने कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने दिया, तो इसका उल्टा प्रभाव यह भी हो सकता था कि जो वहां की राजनीति है वो कांग्रेस में प्रवेश कर जाए। इस तरीके से कांग्रेस भ्रष्ट भी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने जनता को सख्त हिदायतें दी थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस का सहारा नहीं ले सकता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत तौर पे अपनी राजनीति चला रहा है तो चला सकता है, या फिर अपने जगह से जहां से वो बिलोंग करता है, जिस रियासत से बिलोंग करता है, अगर उसकी वहां पर कोई क्षेत्रीय पार्टी, तो उस पार्टी में अपना नेतृत्व कर सकता है। यहां पर कांग्रेस के सदस्य के तौर पर एकजुटता के साथ ही काम करना होगा, यहां पर अलग पृथक राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कांग्रेस ने, मतलब हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार या फिर देशी रियासत के कुछ लोग इस तरीके का आरोप लगा देते उस समय कि कांग्रेस भड़का रही है यहां की जनता को, तो वो भड़काया ना जा सके, इसलिए कांग्रेस ने वहां पर अपने आप को सीमित रखा था। दूसरी बात यह भी थी कि कांग्रेस किसी का सहारा नहीं बनना चाहती थी। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि लोग मेरे मुंह से बोलें, लोग अपने मुंह से बोलें, उन्हें हम मंच प्रदान करेंगे। बोलने का कार्य उनका खुद का होना चाहिए। सीधे अर्थों में यह कहें तो रियासतों की जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जब वो स्वयं जागरूक होंगे तो हम तो राष्ट्रीय आंदोलन चला ही रहे हैं, फिर आप शामिल होइए, फिर मिलकर के आगे गतिविधियां बढ़ाएंगे। तो आपको स्वयं सीखना होगा कि आपको स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता है या नहीं, या फिर आप प्रिंसली स्टेट में ही खुश हैं। यह जनता को खुद समझना पड़ेगा। समय बीता और 1927 में इस तरीके का प्रस्ताव फिर से दोहराया गया, वही प्रस्ताव। इसके बाद 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को और जोर दिया और यह भी कहा कि रियासतों की जनता को पूर्ण अधिकार है कि वह अपना शासन जो है वो किस तरीके का चाहते हैं, उस तरीके की सरकार का गठन वहां पर कर सके। रियासतों की जनता को भी पूर्ण स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का संघर्ष जो है वो केवल शेष भारत के प्रांतों तक ही सीमित रखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य प्रांतों तक भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रियासतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं, बशर्ते रियासतों की जनता को स्वयं जागरूक तो होना पड़ेगा। इसीलिए 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि रियासतों की जो जनता है, रियासत जो है, पहली बात तो वो शेष भारत या भारत से पृथक नहीं है। ये जो अधिवेशन हुआ है ये कहां हुआ है, लाहौर में। और इसमें उन्होंने कहा कि रियासतें जो हैं ये भारत से पृथक नहीं है, पृथक नहीं है, ना ही रखा जा सकता है, ना ही रखा जा सकता है, रखा जा सकता है।
इसलिए यहां की जो जनता है, कहां की जनता, रियासतों की, रियासतों की जो जनता है वो यहां का भविष्य तय करेगी, भविष्य तय करेगी, या उसे करना चाहिए, यहां का भविष्य वही तय करे। ऐसी बात जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इस अधिवेशन में कही। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि आखिरकार देसी रियासतें जो हैं वो धीरे धीरे करके जागरूक भी हो रही थी, कांग्रेस भी धीरे धीरे करके उन्हें जागरूक करने का प्रयास जो करना चाहिए था उन्हें बाहर से वो कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे कि वो जागरूक हो। फिर एक समय आएगा कि अब कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर से इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो दौर आए उससे पहले जो चौथा दशक है 20वीं शताब्दी का, ये 20वीं सदी जो चल रही है, इस 20वीं सदी का जो चौथा दशक है, चौथा दशक का मतलब हो गया 1930 से 1940 तक का जो समय है उसको चौथा दशक हम लोग कहेंगे, चौथा दशक है। तो तीसरे दशक तक तो ये सारी चीजें हुई जो हमने आपको बताया, उसमें एक आंदोलन भी हुआ, भारत छोड़ो, माफ कीजिएगा, असहयोग आंदोलन। चौथे दशक में दो घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे, दो प्रमुख घटनाएं देखने को मिलेंगी। पहली घटना 1935 में घटित हो रही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 के बाद आने वाला, यानी कि दूसरे दशक के समय जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद जो अन्य दो दशकों में प्रमुख आंदोलन हुए उसमें 1935 का परिणाम सामने आता है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह प्रयास किया जाएगा कि जो भारत है उसकी पहचान कैसे हो। भारत की जो पहचान है वो देशी रियासत और शेष भारत को मिला करके होगी। इस तरह से मिलने वाला जो संघ है वह संघ भारत होगा। यह एक यूनियन की बात यहां पर करी गई और यह उस चीज को प्रूफ करती हुई नजर आ रही है जो लाहौर में घोषणा की गई है, उसको प्रूफ करते हुए नजर आ रही है। संघीय स्वरूप, संघीय स्वरूप का मतलब वही देशी रियासतें प्लस शेष भारत का जो हिस्सा है वो। अब संघीय स्वरूप होगा तो जो लेजिस्लेचर होगा उस लेजिस्लेचर का ही तो स्वरूप संघीय होगा, उसी को तो संघीय स्वरूप कहेंगे, उसी से तो संघीय भारत का निर्माण होगा। यानी उस लेजिस्लेचर में भी देशी रियासतों के और ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि आएंगे, इनके प्रतिनिधि होंगे। तो 1935 में एक प्रावधान किया गया कि रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वो रियासत जो हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रख सकती हैं। ब्रिटिशर्स ने इस बात को कहा कि रियासतों के बाद ठीक है, रियासतों के पास जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होगा कि वो किस प्रतिनिधि को चुन करके इस लेजिस्लेचर में भेजती हैं। और ये अधिकार जो है उन्होंने राजाओं को दिया। राजाओं को यह अधिकार होगा कि वो अपने प्रतिनिधि जो है वो चुन करके भेजें। ओवरऑल जो किसी भी प्रांत में या कहीं पर भी अगर आप संघीय स्वरूप में लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो जो संघीय विधानमंडल है, विधानमंडल जो है उस विधानमंडल के कुल प्रतिनिधि का 1/3 प्रतिनिधित्व जो है वो किसका होगा, ये देशी रियासतों का होगा। ये बात भी तय हुई और उन प्रतिनिधियों को भेजने का काम राजा कर सकते हैं। अंग्रेजों का इरादा यह था कि इससे लेजिस्लेचर में जो आप संघीय स्वरूप चाहते थे वो मिला तो, लेकिन यह स्वरूप अंग्रेजों की इच्छा से ही होगा, क्योंकि अंग्रेजों की इच्छा से ही राजा काम करेंगे। राजा तो अंग्रेजों की इच्छा से काम कर रहे हैं ना। तो बेसिकली जो भारत की संघीय मांग थी उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में अंग्रेजों का तो के ऊपर तो उनका अधिकार है ही।
और अंग्रेजों की इस चाल को जो राज्य जन कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस जिसमें अब काफी हद तक इंटरफियर कर चुकी है, कांग्रेस राज्य जन कॉन्फ्रेंस जो है, और अन्य संगठन जो हैं, अन्य जो भी संगठन हैं जो समझते हैं कि उन्हें संघीय स्वरूप चाहिए, वो सब अंग्रेजों के इरादे को भी समझ चुके हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि राज्य जन कॉन्फ्रेंस में रियासतों के ही कई सारे प्रतिनिधि हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, रियासतों के कई सारे जागरूक जनताओं का संगठन है ये। तो वो समझ रही है कि हमारे राजा को यह अधिकार क्यों दिया जा रहा है कि हमारे रियासतों से किसे चुनकर के प्रतिनिधित्व में भेजा जाएगा। तो इन लोगों ने मांग करी है कि ये नहीं चलेगा, ये जो स्टाइल है ये नहीं चलेगा, ये कि राजा जो है प्रतिनिधि चुन करके भेजेगा। यहां की जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार हो, ये बात कही गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये है राज्य जन कॉन्फ्रेंस की बात। एक घटना तो ये है 1935 से जो निकल करके आ रही है। दूसरी घटना में भी जरा गौर फरमाइए। 1937 में जब चुनाव हुए तो कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस की सरकार का गठन। अब ध्यान रखिए, कांग्रेस की सरकार का जो प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी 1937 में, उसके ऊपर मैंने तीन चार दिन पे टॉपिक कवर किया है। ये जो पर्टिकुलर अध्याय आप पढ़ रहे हैं, इससे 2-3 अध्याय पहले आप जाकर के देखेंगे, वीडियो स्क्रॉल करके देखिएगा, विपिन चंद्रा वाली प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। तो कांग्रेसी सरकारों का गठन यहां पर किया गया। किसका गठन किया गया? कांग्रेसी सरकारों का गठन। अब कांग्रेसी सरकारों के गठन से एक उत्साह लोगों के अंदर आया। लोगों के अंदर क्या आया? लोगों में उत्साह। किस बात का उत्साह? ये हमारी सरकार है। ये कौन लोगों की बात कर रहा हूं मैं? जनता की बात कर रहा हूं। लेकिन इस जनता में दोनों राज्यों की जनताएं शामिल हैं, दोनों प्रकार के राज्यों की जनताएं शामिल हैं। चाहे ब्रिटिश राज्य प्रांत की बात कर रहे हो या फिर हम देसी प्रांतों की बात कर रहे हो, दोनों प्रांतों की जो जनता है वो महसूस कर रही है कि यार ये अपनी सरकार है। इनफैक्ट कुछ राजा भी जो चेंजेस चाहते थे अपने प्रांतों में, प्रोविंसेस में, ब्रिटिशर्स का दबाव उनके ऊपर रहता था, वो भी एक खुली सांस सी महसूस कर रहे थे। जबकि पूर्ण सरकार नहीं है यहां पर। अभी भी जो कांग्रेस की सरकार बनी है वो है ब्रिटिश गवर्नर के अधीन ही। फिर भी एक उत्साह जो है वो देखने को मिल गया, और इस उत्साह ने लोगों के अंदर देसी रियासतों में भी एक नई चेतना जो है वो जगा दी कि यार ये सही रास्ता है, ये तो अभी जो डिमांड आपने, जो टॉपिक है, जो ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम में शुरुआत में क्या देखा है आपने? देसी रियासतों में आजादी की लड़ाई, जो थी ही नहीं शुरुआत में, जिस पे सोच ही नहीं थी, वो सोच अब यहां पर आ चुकी है। ये आपको यहां पर अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा इस जगह पर। तो 1938-39 तक देसी रियासतों में कई चेतना आ गई, लेकिन जब तक ये चेतना आई तब तक विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले कई प्रजामंडलों का गठन हो गया। जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, उड़ीसा और रियासतों में, इस तरीके की तमाम सारे रियासतों में अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष जो है वो तेज हो गया। जनता क्या हो गई? जनता जागरूक हो गई। 3-1 दशक के आसपास या 2.5-1 दशक के आसपास का समय लगा, लेकिन जनता जागरूक हुई। यानी कांग्रेस का पेशेंस रखने का जो नीति था शुरुआत में, वो काम आया। 1938 में हरिपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस हिदायत के अनुसार काम कर रही थी जो 1920 में दिया गया था। याद है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। लेकिन
अब कुछ ही समय पश्चात, ये अधिवेशन होने के कुछ ही समय पश्चात कांग्रेस ने अपनी नीति बदल ली और वो जो बैरियर था वो खत्म कर दिया। अब एकदम खुला मंच था कांग्रेस, वहां के प्रतिनिधियों के लिए, वहां की जनता के लिए खुला मंच था। कारण वही है, जनता जागरूक हो गई थी। अब जब जागरूक जनता है जो जनसंघर्ष के लिए तैयार है, कांग्रेस तो इसीलिए बनी है ना कि उस जनसंघर्ष को गति प्रदान करने का काम ही तो कांग्रेस का है। फिर तो कोई कारण नहीं बनता कि आप उन्हें अब बेरोक टोक आने दें। तो उन्होंने नीति बदल ली। इसके अलावा कांग्रेस का जो सोशलिस्ट दल था और जो वामपंथी दल है अलग से, उन सब ने पहले ही इन चीजों को जाना था और कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया था। तो अब कांग्रेस के पास यथोचित समय था, करना चाहिए था उन्हें काम, और उन्होंने किया। गांधी जी भी इसको लेकर के एक स्टेटमेंट पास करते हैं, कहते हैं मेरी राय में रियासतों में हस्तक्षेप ना करने की कांग्रेस की नीति सही थी, क्योंकि तब जनता जागरूक नहीं थी। अब जबकि जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी है और संघर्ष के लिए तैयार है, पुरानी नीति पर चलना कायरता होगी। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस को गांधी जी की भी सहमति है कि पहले भी आपने सही किया कि रियासतों के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया और रियासतों की राजनीति को कांग्रेस में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन अब ठीक है, अब जागरूक है जनता। फिर मैंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण तेजी से जो ब्रिटिश सरकार है उसने देशी रियासतों उसने ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ देशी, क्योंकि ओवरऑल तो देशी रियासतों पर भी संप्रभुता तो ब्रिटिशर्स की है ना, तो उन्होंने भारत के ऊपर एक भारतीय प्रतिरक्षा कानून जो है वो पास किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये पास किया, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। तो ये जितनी भी गतिविधियां हो रही थी इस पे एक समय के लिए क्या लग गई, रोक सी लग गई। अब शुरुआत में तो ये हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व युद्ध बीतता चला गया, भारत में जो जनसंघर्ष 1939 में रुका इस विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण, वह 1942 में पुनः शुरू हो गया। अब जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चलेगा, एक ह्यूज डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो यहां 1942 में इंडियन स्ट्रगल का जो मूवमेंट चल रहा है, इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवमेंट्स विच हैज ऑलरेडी बीन बिगिन अर्लियर 1930। सो 1930 से या 1930 से पहले के जो भी आंदोलन चले थे उसमें जो राजनीतिक संघर्ष चला और अब जो राजनीतिक संघर्ष चलने वाला उसमें बहुत अंतर है। 1942 में राजनीतिक संघर्ष जो तेज हुआ उसमें अब देशी रियासतें जो हैं वो भी क्या हैं, एकदम एग्रेसिवली शामिल हैं। अब कोई भेद नहीं है। नारा दिया गया भारत छोड़ो का, और इस भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया, इस नारा को इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। किन्होंने? देशी रियासतों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे करके जब विश्व युद्ध समाप्त होना शुरू हुआ तो सत्ता के हस्तांतरण की बात आई, लोगों ने फ्री होना महसूस करना शुरू किया। लेकिन इसी फ्री होने के महसूस करने के समय रियासतों को, मतलब जब हस्तांतरण का समय आया तो अंग्रेजों ने अभी भी जाते जाते भी जहर के बीज बोने का प्रयास जो उनका हमेशा रहता था उसको छोड़ा नहीं, जबकि वो जान चुके हैं कि अब उन्हें जाना है। यहां से जाते जाते भी काट के जाने का प्रयास है। हस्तांतरण में यह कहा गया कि देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो मेरी तरफ से तो उनको स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र रह सकते हैं, या फिर ब्रिटिश अधीनता के दौरान भी वैसे जैसे रहते थे। इट्स अप टू देशी रियासत। इसलिए कई सारी देशी रियासतों ने जब स्वतंत्र होने लगा, सत्ता का हस्तांतरण होने लगा, तब स्वतंत्र रहना स्वीकार किया। लेकिन वो तो आयरन मैन बीच में आ गए, सरदार पटेल बीच में आ गए, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, यानी विलय पत्र जो है,
विलय पत्र पर लोगों से हस्ताक्षर करवा के कई सारी जो रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती थी उनको भारत संघ में मिला लिया। हालांकि कुछ बड़ी रियासतें कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, ऐसी कुछ रियासतें जो हैं जो वो उन्होंने इनकार किया। फिर भी तमाम प्रकार के दावपेच लगाए गए और अंततः सरदार पटेल ने एक्सेप्ट हैदराबाद को छोड़कर बाकी अन्य रियासतों को अब तक भारतीय संघ में शामिल कर लिया और हैदराबाद को शामिल करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हुई। उसके लिए उन्हें अलग से कुछ काम करना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? हैदराबाद काफी हद तक स्वतंत्र रहने की जिद पर अड़ा रहा। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या तर्क थे, और आखिरकार उनके इन कारणों को विफल करते हुए, उनके उद्देश्यों को, वहां के नवाब के उद्देश्यों को विफल करते हुए हैदराबाद को स्वतंत्र अखंड भारत का एक हिस्सा बनाने का जो प्रयास सरदार पटेल ने किया, वो कैसे किया, इसको जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाते आते मैं आपको बता दूं, पॉलिटी 10 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज आपके सामने है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन हो रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर चल रहा है। कल मैंने कराया था, कल फिर कराऊंगा, जरूर करिएगा। एनसीईआरटी सरलीकृत बुक्स हैं, आप परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर के। मात्र 1199 मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 5 किताबों का सेट पूरा घर पहुंचेगा। 18 किताबों का सेट खरीदना चाहते हैं तो आप 14,299 रुपए में विरत लाइव कोड के साथ इसको खरीद सकते हैं। 18 किताबों की पूरी सेट है। इसके बाद आपको यूपीएससी किसी किताब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन बैच में जो लोग 2027, 2028 की तैयारी कर रहे हैं, 2028 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2027-28 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई बैच है फाउंडेशन का तो यही है, क्योंकि यार 1.5 से 2 साल का समय लगता है और इस बैच में 3+ ईयर की वैलिडिटी आपके पास में मिल जाती है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, देन इट इज अ वेरी यूजफुल बैच टू ऑल ऑफ यू। इसमें सारी फैसिलिटीज हैं। कुछ भी वो जो आप सोचते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी के दौरान चाहिए, कुछ भी जो आप सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान, जीएस के प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए, वो सब कुछ इस फाउंडेशन बैच में आपको मिलेगा। जल्दी से बिना देर किए हुए विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का जो टाइम है वो 15 तक है। नोट कर लीजिए, केवल 15 तक, ठीक है। तो 15 नवंबर इस बैच में एडमिशन लेने की भी अंतिम तिथि है। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम विरत लाइव से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं और विरत लाइव से ही आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ हो। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।